हेलो बच्चों, मैं एनपी नारायण, आई एम ए रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर और मैं अभी इंडस स्टडी सेंटर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। जैसा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम आप लोगों को मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के संबंध में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। प्लांट्स जो बाहर से दिखते हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, कितने तरह के हैं, इनके बारे में, रंग बिरंगे प्लांट, रंग बिरंगे फूल, इन सब को हम लोग देखें और जानें कि ये क्या है। बाहर से आउटर स्टडी जो है इसको हम करेंगे इसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी इज द एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर का जो स्टडी होता है उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो इस मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हमें समझने की ये ज़रूरत है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो प्लांट जो हैं, आखिर इनको समझने के कोई ग्रुप में इनको क्लासिफाई करने की ज़रूरत है, वर्गीकृत करने की ज़रूरत है कि कितनी तरह के ये पौधे हैं, इनको अलग अलग वर्गों में डाला जाए। तो एक जो है, यदि हम इसका क्लासिफिकेशन ये हम लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स। पौधे के अंदर आप जानते हैं कि बीज होता है, तो बीज को यदि आधार बना के हम लोग यदि पौधे को क्लासिफाई करें तो ये दो तरह के पौधे होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स। ये वैसे पौधे होते हैं बच्चों जिनमें बीज होता ही नहीं है। और आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसे भी कोई पौधा होता है जिसमें कि बीज नहीं होता है। लेकिन एक और किस्म के पौधे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं फेनेरोगैम्स। क्या कहते हैं इन्हें? फेनेरोगैम्स। तो ये जो है सीड बियरिंग नहीं होती हैं, दे डू नॉट बियर सीड। ये क्या करते हैं? डू नॉट बियर, मतलब इनके अंदर सीड नहीं रहती, डू नॉट बियर सीड। और ये कौन सा पौधा हुआ? ये हुआ सीड बियरिंग। अर्थात इनमें सीड होता है। अब ये जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं, इसके एक बड़ा सा ग्रुप हुआ क्रिप्टोगैम्स। अब इसको हम लोग, इसमें तीन तरह के इसको क्लासिफाई करें फर्दर, तो पहले वाले पौधे को कहते हैं हम लोग थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। इसको आप लोग नोट करते जाइए बच्चों, लिखते जाइए इसको। दूसरे ग्रुप हैं, ये सब लोअर प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइटा। किसी को भी समझ में नहीं आया तो जरूर पूछिए, है ना। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड द लास्ट इज टेरिडोफाइटा। टेरिडो की स्पेलिंग पी से देखिएगा ठीक से, टेरिडोफाइटा। अब इन पौधों के बारे में अलग अलग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या हैं, ये सब क्या हैं, ये जो भी पौधे हैं ये सब लोअर प्लांट बोलते हैं। ठीक है। अब ये एक दूसरा ग्रुप है भाई, जिसको हम लोग फेनेरोगैम्स बोलते हैं। ये इससे ज़्यादा इवॉल्व्ड है। ये इवोल्यूशन जब हुआ है प्लांट्स का, तो ये लोअर इवॉल्व हैं, ये ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं। तो ये जो सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं, ये जो हैं ये हायर प्लांट्स हैं। ज़्यादातर जो अभी आप बिहार में रह रहे हैं और देख रहे हैं, यहाँ का जो ट्रॉपिकल कंडीशन है, उसमें आपको ये वाले प्लांट बहुत कम नज़र आएंगे, शायद ही नज़र आवे। लेकिन ये जो प्लांट का ग्रुप है, यही प्लांट का ग्रुप हम लोग देखते हैं, इनके साथ रह रहे हैं, समाज नेचर में आपको मिल रहा है। ये हमारा जो फेनेरोगैम्स है, अर्थात सीड बियरिंग जो प्लांट है, इसी को हम लोग देख रहे हैं। अब ये जो है, ये अब इस प्लांट को जिसको हम लोग देखते हैं, ये भी दो तरह का होता है। एक प्लांट को क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और दूसरे टाइप के प्लांट को कहते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों।
अब आप देखिए क्या कहते हैं हम में, फिर से देखिए इसको, एक प्लांट हुआ लोअर प्लांट, है ना, जो कि सीड नहीं रखते हैं, उनके पास बीज नहीं होता है इनके अंदर में, इनको कहते हैं दे डू नॉट बियर सीड, है ना। और ये जो है, तो ये जो है इसमें 3 तरह के ग्रुप के पौधे होते हैं, एक ग्रुप थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा। ये ज़्यादातर आप देखेंगे ठंड प्रदेश में पाए जाते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड पर ये सब पौधे पाए जाते हैं। यदि इनको आप ले आके आप चाहेंगे यहाँ बिहार में लगा लें तो क्या होगा, ये पौधे मर जाएंगे, ये हो नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको क्लाइमेटिक कंडीशन दूसरा चाहिए। एक दूसरा ग्रुप है फेंड्रोगैम्स, ये हाइयर प्लांट हुआ, लेकिन इसमें भी 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। मैंने बताया था कि ये सीड बियरिंग, अर्थात इनमें बीज होता है। अब बच्चों यदि बीज होगा तो इसमें एक बीज, जो भी होगा बीज, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, इसको नेकेड बोलते हैं, नेकेड सीड। और इसमें क्या होता है एंजियोस्पर्म में, ये होता है क्लोज्ड सीड। क्या बोलते हैं इसको, हम नेकेड सीड बोलते हैं बच्चों, और इसको बोलते हैं क्लोज सीड। इसका जो उसके ऊपर में आवरण होना चाहिए, लेयर्स होना चाहिए, कवरिंग होना चाहिए, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के सीड में नहीं होता है, जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में है उसके क्लोज सीड होते हैं। तो आज हम लोग का फोकस होगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में, इनके बारे में जो हमें बराबर नज़र आते हैं और आपको आसपास नज़र आएंगे। यहाँ पर जहाँ हम हैं बिहार में, वहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आपको मिलेंगे। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स भी मिलते हैं लेकिन बहुत कम संख्या में, और ये तो आपको मिलेंगे नहीं, चूँकि अब मैंने बताया कि हाई एल्टीट्यूड वाले ये प्लांट हैं। ये अलग अलग एल्टीट्यूड पर अलग अलग जेनरा इनका मिलता है, अलग अलग वेराइटी मिलती है, सब चीज़ें हैं जिनको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो आज हमारा स्टडी होगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो आप देख रहे हैं वो आपको 3 तरह के मिलेंगे। एक आपको बड़े बड़े ट्री मिलेंगे जिसको पेड़ बोलते हैं। देखो ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, बड़ा बड़ा ट्री जिसमें मोटी मोटी शाखाएं, ट्रंक होती हैं, ब्रांचेज होते हैं। तो वो जो हुए वो है ट्री हुए। इसके बाद आप देखेंगे कुछ ऐसे भी पौधे मिलेंगे एंजियोस्पर्म के जो छोटे साइज के, मिडिल साइज के होंगे, झाड़ीदार पौधे होंगे, बुशी प्लांट होंगे, जो आप देखेंगे कि हेज के रूप में लगाए जाते हैं, बहुत सारे जगह पर लोग यूज़ करते हैं। तो बुशी प्लांट जो होते हैं मिडिल साइज के, जिनका तना, जिनकी ब्रांचेज उतनी मजबूत नहीं होती हैं, उतनी मोटी नहीं होती हैं, तो वो हो गया श्रब। और एक होता है जिसको हम लोग हर्ब बोलते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। हर्ब प्लांट जो आप फ्लावरिंग प्लांट गमले में लगाते हैं या आप जहाँ तहाँ देखते हैं, ये सब हर्ब हुए। तो 3 तरह के प्लांट फिर हो गए। ये कौन सा प्लांट हुआ? प्लांट को यदि हम उसकी लंबाई के अनुसार यदि देखें एंजियोस्पर्मिक प्लांट को, एंजियोस्पर्मिक, चूंकि एंजियोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट किस तरह तो ऑन दी, ये जो है किस तरह के होंगे, इसमें 3 तरह के हो सकते हैं। पहला हो गया हर्ब, छोटा वाला जो हुआ, दूसरा झाड़ीदार हो गया श्रब, और तीसरा हो गया जो बड़ा बड़ा आप देखते हैं पौधा, वो हो गया ट्री। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे ये हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, ये पौधे कैसे होते हैं। हर्ब ज़्यादातर जो आप पाए जाते हैं आपके आसपास, उन पौधों को हम लोग देखेंगे कि ये पौधे कैसे हैं। अब आप एक यहाँ पर ये देखो, आप ये पौधा देख रहे हो। अब इस पौधे में क्या जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हुआ है ना, उसको हम लोग, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पौधे का, ये देखिए ये सब फूल नज़र आ रहा है। ये क्या है? ये सब फ्लावर है, फूल है पौधे का, है ना। दूसरा जो आप देख रहे हैं ये पौधे के नीचे देखिए, अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फल भी लगे हुए हैं, तो ये फ्रूट हो गए, है ना। अब आप जो देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, इसकी शाखाएं देख रहे हो, इसका तना देख रहे हो, तो ये हो गया स्टेम। इसको हम लोग स्टेम बोलते हैं। इसके भी और जो ये जो चौड़े चौड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये लीफ हुई, ये पत्तियां हो गई। इसके बाद अब आप जब एक तना को आप देख रहे हैं तो तने में गांठ आपको नज़र आएगी। तो गांठ जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं नोड, और 2 गांठ के बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसको हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। ये भी आपको यहाँ पर इस चित्र में नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये नोड हो गया और ये इंटरनोड हो गया।
ये देख लिया आपने। अब आप देखिए हर एक ये जो ब्रांच जो निकली हुई है उसके पास आपको एक्सिलरी बड में लगा है, एक्सिलरी बड बोलते हैं, एक्सिल में ये जो ब्रांच है उसके एक्सिल में आपको एक छोटा सा बर्ड नजर आएगा। इस बर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड बोलते हैं, है ना। तो ये बर्ड हो गया, ये बर्ड फिर बढ़ के फिर क्या होगा, ये फिर नया 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 ब्रांच देगा, आगे बढ़ेगा। ये स्टेम का एक्सिलरी बड हुआ, है ना। अब जो आप इसका रूट देख रहे हैं, जड़ जो आप देख रहे हैं, तो दो तरह के जड़ आप देख रहे हैं। एक मेन रूट जो ऊपर से नीचे आया है, दैट इज द प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट के बाद उससे और पतली 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 और आप देखेंगे बहुत सारे रूट निकले हुए हैं जिनको हम लोग सेकेंडरी रूट बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप, तो आपने फ्लावर को देख लिया, यहाँ पर फ्रूट देख लिया, स्टेम देखा, लीफ देखा, लीफ का इसके बाद ब्रांचेज में नोड देखा, जो गांठ है उसको नोड बोलते हैं, दो गांठ के बीच के स्पेस को इंटरनोड बोलते हैं। फिर आपको एक्सिल में ये बर्ड नज़र आ रहे हैं जो आगे जब बढ़ के फिर नया ब्रांच बनेंगे, है ना। और जो जड़ है इसकी, है ना, वो जो है आप देखेंगे कि मेन रूट जो एक आया है मोटा, वो प्राइमरी हुआ, और उससे भी निकले हुए जो रूट्स हैं उसको हम लोग सेकेंडरी रूट बोलते हैं। ऐसे आप चाहें, मैंने कोई एक पौधा, छोटा सा पौधा एक लाया है, इसको भी आप देख सकते हो। देखो ये जो पौधा है, देखो ये पौधा है, यही इसका ये तना हो गया, स्टेम हो गया, ऊपर में आप देख रहे हो लीफ है ना, ये लीफ है, ये तना है। और ये देखो पहले मेन रूट आया और सब देखो, ये देखो इसके साथ निकला हुआ, देखो ये सब सेकेंडरी रूट सब निकला हुआ है, ये सेकेंडरी रूट है। तो ये जो है प्राइमरी रूट देखा आपने, सेकेंडरी रूट देखा, लीफ देखा, स्टेम देखा किसी हर्बेशियस प्लांट का, ये आपने देखा। इसमें अभी फ्लावर और फ्रूट इसमें लगा हुआ नहीं है। अब देखो एक दूसरा फ्लावर में दिखाना, देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर फ्लावर लगा हुआ है, आप देख रहे हो, ये देखो ये फ्लावर है इसमें, है ना, ये देखो, तो इसमें फ्लावर लगा हुआ है। अब इसके बाद किसी किसी प्लांट में फिर जो और थोड़ा बड़ा होगा तो आप देखोगे कि इसमें फ्रूट भी हो गया है। तो ये चीज़ हुई। अब लीफ जो है, कोई भी लीफ है, फ्लावर देखो, अब फ्लावर भी कई तरह से, देखो ये एक अड़हुल का फूल है, ये देखो फूल कैसा है, इसमें ये देखो ये सब कैलिक्स कोरोला हो गए, ये इसका कैलिक्स है, सेपल्स हो गए, ये पेटल्स हो गए। और इसमें एक विशेष प्रकार का अरेंजमेंट है जिसमें कि मेल और फीमेल प्लांट, एंड्रोसियम, मेल एंड फीमेल पार्ट, एंड्रोसियम एंड गार्निशियम एक साथ लगे हुए हैं। ये अड़हुल का फूल है। या आप गेंदा का देखो, ये एक फूल नहीं, एक्चुअली ये इन्फ्लोरेसेंस है। इसका एक पंखुड़ी जो निकालेंगे ये अपने आप में एक फूल का काम करता है। ये देखो ये है, ये एक फूल है, ये है किसका, ये गेंदा का फूल है ना। तो इस तरह की चीज़ें अलग अलग फूल में आप देख रहे हो कितनी तरह की डाइवर्सिटी इसमें पाई जा रही है। अब ये फूल जो आपने देखा, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 पेटल लगे हुए हैं, है ना। तो ये इस तरह का फ्लावर है, इसका फ्लावर का शेप दूसरे ढंग का है। तो इस तरह की जो अलग अलग पौधे हैं सब में अलग अलग ढंग की संरचना पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रूट की जो बात हम लोग कर रहे थे, ये जो रूट की बात कर रहे हैं, ये देखो ये जो रूट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसमें ये देखो ये रूट है। अब रूट में क्या होना चाहिए, रूट में क्या होता है, तो आप देखो, अभी आपको मैं अभी बताता हूँ। अब एक रूट जो आपने देखा, ये रूट जो ऐसा रूट जो डायरेक्टली जो रेडिकल से सीधे निकलता है उसको टैप रूट बोलते हैं हम लोग। और दूसरा किस्म का रूट होता है जिसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। एडवेंटिशियस रूट और एक टैप रूट, दो तरह का रूट हो गया। एक हो गया टैप रूट, ये कौन सा रूट हुआ, जो रेडिकल से सीधे निकला वो टैप रूट चला गया,
है ना। और दूसरा हुआ अदर देन रेडिकल, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस। ये अदर देन रेडिकल कहीं से भी निकल सकता है, रेडिकल से निकल के। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा घास पर देखिए एक ऑक्जेलिस का पौधा होता है, ऑक्जेलिस एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप लोग। ये घास का पौधा हुआ ऑक्जेलिस होता है। इसमें क्या होता है, हर एक नोट से देखिएगा नीचे गुच्छे में जो है एडवेंटिशियस रूट निकला हुआ, वो जमीन को पकड़े हुआ है। आप जमीन पर जब घास को अच्छे से देखेंगे ऑक्जेलिस ग्रास को, तो इस तरह का आपको नजर आएगा। उसी तरह से कुछ ऐसे भी पत्थर चूर का आप लोगों ने किसी ने देखा होगा, यदि एक पत्थर चूर होता है, जैसे एक पौधे का एक लीफ को तोड़ लीजिए और लीफ को गमले पर यदि रख दिए तो लीफ से ही रूट नजर आ जाएगा। तो वो क्या हुआ, ये तो नहीं निकला रेडिकल से, अदर देन रेडिकल जो निकलता है जैसे हो गया, तो वो हम लोग इसको बोलते हैं पत्थर चूर को बायोलॉजी में ब्रायोफाइलम, है ना। तो यहाँ भी ये भी हो गया एग्जाम्पल, ये भी आपको रूट हुआ, ये लीफ रूट हुआ, है ना। इसको ये क्रीपर होता है, इसको क्रीपर बोलते हैं, जो जमीन पर क्रीपर। और ये क्या हुआ, लीफ रूट हुआ। ठीक है, तो दो तरह के रूट हो गए, एक टैप रूट हुआ और एक एडवेंटिशियस रूट हुआ। यही दो प्रकार के रूट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं। अब यदि हम एक रूट को स्टडी करें, एक रूट कैसा लगता है, एक रूट को हम लोग देख रहे हैं, तो रूट को जब बारीकी से आप देखोगे तब पाओगे कि नहीं, इसमें तो अलग अलग रीजन बना हुआ है इसमें, आप देखोगे, है ना। अब देखो सबसे ऊपर में जो आप ये देखो, ये पिक्चर है यहाँ पर, ये पूरा एक रूट को आप देख रहे हो, है ना। तो इसमें सबसे ऊपर जो है वो जो रूट का पार्ट है ये मैच्योर कर चुका है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये जो पार्ट है वो मैच्योर कर चुका है, इसलिए उसको कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। दूसरा जो आप देख रहे हो, इससे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा केस होता है उस तरह के स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, तो उनको हम लोग कहेंगे रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जो निकल रहे हैं बाहर पतले पतले केस की तरह से, है ना। इसके बाद का जो रीजन ये था मैच्योरेशन। इसके बाद जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये है इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं रूट में, रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब लंबा होना। सेल डिवीजन के बाद ये इलोंगेट करता है, रूट जब बढ़ेगा नीचे की ओर तो उसके लिए एक रीजन है, वो रीजन हुआ ये आप जो देख रहे हो रीजन ऑफ इलोंगेशन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट रीजन जो आप नीचे नजर आ रहा है, दैट इज द रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब ये मेरिस्टेम जहां भी सुनो एक्टिविटी, ये क्या हुआ, मेरिस्टेम जो होता है वो ऑलवेज कीप्स ऑन डिवाइडिंग। ये जो सेल होता है ना मेरिस्टेमेटिक सेल, इसका काम है दे कीप ऑन डिवाइडिंग, कट कट के यही बढ़ते हैं। जब एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक जो है ये एक्टिविटी, ये जो आप देख रहे हो इसमें, इस चित्र में, वहीं पर होती है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिससे कि रूट और इलोंगेट होता है। और आप लास्ट में देखोगे कि यहाँ जो है ये रूट कैप बना हुआ है, ये जो टोपी नुमा बना हुआ है ये इसको कहते हैं रूट कैप। ये रूट कैप का क्या काम है, आप जानते हो कि ये जो है पथरीली भूमि में या अंदर में सूखी भूमि है और रूट तुम्हारा नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो उसको कहीं पर उसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए ये कैप का काम करता है, ताकि रूट हेयर घायल ना हो, जख्मी ना हो, वो अच्छे से बढ़ें, उनमें कहीं टूट ना हो, कोई ब्रेकेज नहीं हो, सेल डैमेज नहीं हो। इसलिए ये रूट कैप भी होते हैं पौधे के रूट हेयर्स में। तो ये जो है किसी भी रूट को जब आप देखेंगे तो रूट इस तरह का नजर आएगा। अब ये है कि जड़ का क्या काम है भाई, पौधे में जड़ क्यों चाहिए, जड़ का की क्या आवश्यकता है। तो आप जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कोई भी पौधा हो, जैसे यही पौधा है, यदि इसमें ये वाला नहीं होता जड़ तो क्या होता, तो पौधे जिंदा रहते हैं किस पर, उनको पानी चाहिए,
है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, सॉल्ट, सब कुछ चाहिए उनको। तो वो कहाँ से लेते हैं? जब भूमि से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। तो उसको लेने के लिए ये जड़ जो हैं इसी को अब्जॉर्ब करते हैं। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम हो गया इनका एब्जॉर्प्शन, जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। रूट का फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ रूट, कार्य क्या है इनका? तो सबसे पहला कार्य कौन सा हुआ? ये हुआ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी लेते हैं भूमि से। एंड क्या होगा? एंड मिनरल्स भी लेते हैं। ये बहुत तरह के खनिज हैं जिनकी जरूरत पड़ती है इनको, सॉल्ट्स की जरूरत पड़ती है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं। एक काम हुआ जड़ का। दूसरा काम क्या हुआ कि ये यदि जड़ न रहें तो पौधे खड़ा कैसे होंगे भाई? पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसको सहारा चाहिए, तो मिट्टी में वो पकड़ बना के रखता है। इसको बोलते हैं एंकरेज। ये एंकरेज क्या भी रूट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि एंकरेज करे। इसका जड़ यदि नहीं रहेगा तो एंकर, कितना भी बड़ा पौधा लगा दीजिए, यदि जड़ नहीं रहे तो क्या होगा? फिर वो गिर जाएगा वजन से, अपने वजन से। तो एंकरेज करना, भूमि में इसको पकड़ के रखना, इसका दूसरा काम है। अब तीसरा भी एक और काम है, आपको आश्चर्य लगेगा। ये तो आपने देखा सिंपल रूट, अब इसका मॉडिफिकेशन जब होगा उसको हम लोग अलग दूसरे दिन चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। ये जो है ये रूट कभी कभी मॉडिफाई कर जाता है, परिवर्तित हो जाता है, रूप बदल जाएगा। आपको देखने लगेगा कि अरे ये रूट है, हाँ ये रूट है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी भोजन सामग्री आके जमा हो जाती है। तो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, ये जो जब रूट मॉडिफाई कर जाता है तो ये स्टोरेज का भी काम करता है। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड जो रिजर्व हैं, पौधा जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है अपना स्वयं, है ना। तो वो जो फूड भोजन बनाता है अपने लिए बनाता है, अपने लिए अपने रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलता है। लेकिन उसके बाद भी उसके पास एक्सेस फूड रहता है। जो एक्सेस फूड है वो रिजर्व फूड के रूप में वो जमा होता है। तो और जगह जैसे फल में जमा होता है, और जगह जमा होता है, लेकिन स्टोर ये कभी कभी रूट किसी में देखेंगे कि रूट भी मॉडिफाई हो गया और यहाँ पर जो है मॉडिफाई होके उसमें भी जो है रिजर्व फूड जमा हो जाता है। और भी रूट का क्या काम है? रूट का काम क्या है प्लांट में? ये जो प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर जो हैं, इसका सिंथेसिस भी यहाँ पर होता है। सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ग्रोथ रेगुलेटर का क्या रोल है? ग्रोथ रेगुलेटर्स, आप लोग इसको नोट करते जाइए पॉइंट्स को। तो ये मेन फंक्शन जो हैं रूट के क्या हैं? ये 4 मेन फंक्शन हैं किसी भी पौधे में रूट का, ठीक है। तो ये जो है रूट के बारे में हमने जाना, हमने रूट का प्रकार जाना, है ना। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टैप रूट सिस्टम के बारे में जाना, फिर एडवेंटिशियस रूट के बारे में जाना, रूट के फंक्शंस के बारे में जाना, है ना। और ये विस्तार से हमने इसकी चर्चा की। तो हम लोग जो है आज इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के इस कक्षा को। और फिर हम लोग अगले कक्षा में फिर हम लोग तना के बारे में जानकारी लेंगे कि तना का भी विस्तृत जानकारी होगी। और रूट मॉडिफिकेशन को हम लोग फिर अगले चैप्टर में लेके जाएंगे और फिर हम लोग विस्तार से रूट मॉडिफिकेशन के बारे में सुनेंगे। तो आप सब मुझसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, है ना। खूब ध्यान से इसको आप लोग, जैसा मैंने बताया है, इसको पढ़िए और फिर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। अब है कि जहाँ तक क्वेश्चन आंसर का सवाल है, आपको बहुत तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी रूट में और ये टैप रूट में और एडवेंटिशियस रूट में क्या अंतर है, डिफरेंस बताओ जी, है ना। या एडवेंटिशियस रूट के 2 एग्जाम्पल दो। ये भी पूछ सकते हैं क्या पौधे में जड़ के कहीं और किसी अन्य अंग से भी निकल सकता है, किसी अन्य भाग से भी निकल सकता है, पार्ट से। तो जहाँ जी वो लीफ से भी निकल सकता है ना। जैसा हमने देखा वो स्टेम से भी निकल सकता है रूट।
तो इस तरह की चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और भी जो है रूट कैप का क्या रोल है, मैंने जो बताया क्या है ना कि रूट डेलिकेट होते हैं, वो डैमेज नहीं हो तो उनको रोकने के लिए है। इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम लोग क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। तो वो जो भी नीट यूजी के बच्चे हैं या क्लास 10, 11, 12 के बच्चे हैं, उनको ध्यान से इसको समझना चाहिए, क्योंकि इसी क्वेश्चंस को हम लोग अलग अलग वैरायटी में अलग अलग ट्विस्ट करके हम लोग अलग ढंग से भी पूछ सकते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच।